हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेट्स क्लास 11th मैथ्स का पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स जैसे एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, सबसेट्स और उनका कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में हम क्या समझेंगे, जिससे हम सेट्स को विजुअल फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीयूईटी, एनडीए और जेई का बेस भी यहीं से बनता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट से। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि सेट के कौन कौन से टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सेट है आपके पास फाइनाइट सेट, देन इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, फिर सिंगलटन सेट, फिर इक्वल सेट और इसी तरीके से इक्विवेलेंट सेट। ठीक, तो पहले एक एक करके समझते हैं इनको कि फाइनाइट सेट का क्या मतलब है। ठीक है, फाइनाइट सेट मतलब जहाँ पे आपके पास क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब जैसे मैंने ये सेट लिखा हुआ है यहाँ पे 1, 2, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो एलिमेंट्स है वो फिक्स्ड है, मतलब 1, 2। आपको पता है कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 1, 2 फिर डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कितने और एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट, जहाँ पे आपके पास क्या हो, फाइनाइट नंबर्स। राइट, इसी तरीके से हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या करते हैं हम, देखो नाम में क्या आ रहा, इनफाइनाइट। ठीक है, जब आप इनको लिखोगे, आपने क्या किया, 1, 2, 3 लिखा और फिर पीछे क्या कर दिया, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट्स है कितने हैं, हमें नहीं पता। ठीक, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो 1, 2, 3 और यहाँ पे लिख दिया डॉट 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 और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको पता ही नहीं है। ठीक, किसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या है, कौन कौन से नंबर यहाँ पे है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विद नो एलिमेंट्स, यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 और 2 के बीच में एक्स लाई कर रहा है, इज अ नेचुरल नंबर। क्या इसके बीच में नेचुरल नंबर कोई आ सकता है 1 और 2 के बीच में, बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों, 1 और 2 के बीच में नंबर्स तो बहुत सारे आ सकते हैं, बट कैसे नंबर है वो, रियल नंबर्स है। ठीक है, जैसे 1/2 ऐसे करके तो बहुत सारे आ सकते हैं ना पॉइंट्स में, बट हमको तो यहाँ पे नेचुरल नंबर पूछा है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं इन्फिनिटी तक, है ना। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए एक ऐसा सेट है, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आपके पास आता है सिंगलटन सेट। ये क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, समझ रहे हो, एग्जैक्टली वन एलिमेंट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया मैंने कि एक एलिमेंट लिखा हुआ है, अभी मैंने 1 लिखा, कुछ भी हो सकता है 2, 3, 4 जो भी है, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। तो जब भी आपको दिखे कि किसी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल है, सिंगलटन सेट का। नेक्स्ट आपके पास आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होगा, यानी कि दोनों सेट में आपके पास दो, देखो इक्वल के लिए आपके पास सेट कितने होने चाहिए, दो, तभी हम बता पाएंगे कि भाई इक्वल है कि नहीं है। यानी कि दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। जैसे पहला सेट है उसके अंदर 1, 2, 3, 4। ठीक, दूसरा सेट है उसके अंदर भी देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 3, 1, 4, 2। मतलब आप ये मत देखना कि ऑर्डर डिफरेंट है, आपको ये देखना कि जितने एलिमेंट यहाँ है उतने यहाँ है कि नहीं है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये भी ना होते 3, 1, 4, 2, कुछ और होता बट चार होते, ठीक है,
ए और बी तब क्या होते हैं, इक्वल सेट होते हैं। अगर एक में 3 है एक में 4 है तो इक्वल सेट नहीं है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू सेट्स विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर मतलब दो सेट होने चाहिए और सेम नंबर्स होने चाहिए वहां पे, जैसे पहले में 1 2, दूसरे में भी फिर क्या है 1 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सेट, डेफिनेशन के साथ है सारे के सारे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल अदर सेट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास यहाँ पे मान लो 3 सेट दे रखे हैं। पहले में लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका है यूनिवर्सल सेट। और दूसरा आपको एक सेट दे रखा ए, इसके अंदर आपके एलिमेंट है 1 2 3। फिर एक और सेट है बी, उसके अंदर लिखा हुआ 2 3 5। अब आप यहाँ पे देखो, जो भी ए के एलिमेंट है, ए मतलब सेट ए के एलिमेंट है, वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल है। इसी तरीके से बी को देखो, बी के जितने भी एलिमेंट है देखो 2 3 5, ये सारे किसमें प्रेजेंट है, यू में। तो इसका मतलब यू क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यही हमने यहाँ पे थ्योरी में भी लिखा है। क्या लिखा है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल अदर सेट्स। ठीक है, अब अगला आता है सबसेट। सबसेट क्या होता है, अ सेट वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर आल्सो इन अनदर सेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिए, अगर मैं ए की बात करूं, ए के सारे एलिमेंट किसमें, यू में, तो मैं यहाँ पे ये भी तो कह सकता हूँ कि जो ए है ना, वो क्या है, सबसेट है किसका, यू का। ठीक है, समझ पा रहे हो, मतलब ए के सारे एलिमेंट किसमें मिल रहे हैं आपको, यू के अंदर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। और सबसेट का सिंबल कैसे होता है, ये। ठीक, नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर आपके पास दो सेट हो, ठीक है, और उन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो हमारा किसका एग्जांपल है, डिसजॉइंट सेट्स का। जैसे आपने एक सेट में लिखा, आपने आपके पास ए सेट है, इसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3। ठीक है, और जो दूसरा आपके पास सेट है, उसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स है 4 5 6। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपके सेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। ठीक, नेक्स्ट पावर सेट। नेक्स्ट आपके पास पावर सेट, अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। अब ये क्या होता है, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हम करेंगे। नेक्स्ट आपके पास सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशन में आपको अभी यहाँ पे बस सिर्फ ये समझ लेना कि सेट ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, इंटरसेक्शन, यूनियन, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास दो सेट होंगे, ठीक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उन दोनों में देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, और उनको हम लिखेंगे और उसका सिंबल भी यूज करेंगे। और उसको हम कैसे पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन वी। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी सब आगे देखेंगे कैसे। ए ऐसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर मुझे यूनियन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी। अब इन दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, इसका मतलब तो क्या होता है, कॉमन, कि यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन कौन है। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों एलिमेंट, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ ए और बी, तो इन दोनों में आप देखो
कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, उसको नहीं लिखना, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो कैसे लिखोगे 1 2 3 4 5 6। ये तो हो गया आपका यूनियन। अगर मेरे को इंटरसेक्शन लिखना हो तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ 2 4 5, ये मेरे पास कोई सेट है, ठीक है। और मैंने बोला कि भाई ए इंटरसेक्शन सी निकाल, तो क्या करेंगे हम? तो देखो इन दोनों में कॉमन कौन कौन है? 1 कॉमन है नहीं, क्योंकि यहाँ 1 नहीं है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन आ गया। और 3 नहीं, इधर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कॉमन एलिमेंट कितना है? 1। तो जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन सी कितना आया? 2। यानी कि हमारे पास एक ही एलिमेंट यहाँ पे आया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सिंगलटन सेट, ठीक है। नेक्स्ट, यूनियन मैंने बता दिया, इंटरसेक्शन बता दिया, अब आता आपके पास सबसेट। वैसे दोस्तों अब हम समझते हैं सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये समझना है, ठीक है। अ सेट ए इज said to be a subset of a set B if every element of A is also an element of B. In other words, A subset of B if whenever element of A belongs to A, then A belongs to B. It is often convenient to use the symbol implies, which means implies. Using this symbol, we can write the definition of subset as follows: A subset B. If A implies to A, ठीक है। अब ये जो मैं पढ़ रहा हूं ना, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये क्या है ना? सिंपल है, देखो क्या करना है, आपको इसको समझना है। कैसे समझना है? देखो आपके पास है दो सेट, एक सेट है ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए, मैंने लिख दिया कुछ भी 1 2 3 4 और 5, ठीक। दूसरा यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। अब मैं आपको बोल रहा हूं क्या ए बी का सबसेट है? मैं आपसे पूछ रहा हूं इज ए सबसेट ऑफ बी। तो हम कैसे सोचेंगे? सिंपल सी बात है, डेफिनेशन में हमने क्या समझा कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी के अंदर है तो हम बोलेंगे यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसा नहीं है, अगर एक भी कोई ऐसा एलिमेंट बच जाए जो V पे नहीं है, तो हम बोलेंगे A इज नॉट अ सबसेट ऑफ V। जैसे 1 2 3 4 5, इसमें देखो 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब क्या हुआ? A इज सबसेट ऑफ B। अगर ऐसा होता यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 और इधर होता ही नहीं, तो हम क्या बोलते कि भाई ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के अगर सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है तो उसका सबसेट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके कुछ क्वेश्चंस भी लगाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, आपको दे रखा कंसिडर दी सेट्स, फाइव दे रखा है, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। ये बोल रहा है कि जो ये क्वेश्चन है ना, इनके बीच में क्या लगाना, आपको ये सिंबल लगाना है कि क्या ये सबसेट है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो फाइव है, अभी हमने एक यहाँ पे नोट लिखा था, देखो इससे पहले वाले में नोट क्या है, ये रहा, the empty set phi has no element. We agree to say that phi is a subset of every set. तो ये बात हमको समझ में आ गई कि जो phi है ना, ये सबका क्या होता है? सबसेट होता है, क्योंकि phi क्या है? एम्प्टी है, उसके अंदर कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो देखो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज होगा फिर? यस ये वाला। तो phi इज सबसेट ऑफ V। नेक्स्ट चेक करो A और B, ये आपका A है, ये आपका V है।
ए में एलिमेंट है 1,3, यहाँ है 1,5,9। अब जब आप देखोगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, अभी अभी हमने क्या सीखा कि ए के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, बी में। तो देखो है कि नहीं है, 1 तो है, क्या 3 है, नहीं है। जब 3 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सबसेट नहीं है इसका। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। मतलब कौन सा सिंबल यूज करना है, ई वाला, राइट। अब देखते हैं ए और सी को। तो ए और सी, ये आपका ए है, ये आपका सी है, ठीक। तो ए को देखो यहाँ से 1,3, सी के अंदर 1,35, हाँ बिल्कुल है। तो हमको दिख गया ए इज अ सबसेट ऑफ सी। क्यों है, क्योंकि ए के जो भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सी में प्रेजेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी और सी में बताना है। तो बी में आपके 1,5,9, इधर है 1 भी है, 5 भी है, 9 भी है। तो इसका मतलब V इज अ सबसेट ऑफ C। क्यों है, क्योंकि B के सारे एलिमेंट किसमें है, C में। अगर नहीं होते तो हम क्या बोलते, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल है यहाँ पे। ये क्या बोल रहा है, लेट A B एंड C वी थ्री सेट्स इफ A बिलोंग टू B एंड B इज अ सबसेट ऑफ C, is it true, is it true that A is subset of C if not given an example। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि नो। क्यों लिखा है भाई, क्योंकि देखो अगर मान लिया हमने एक के अंदर, एक जो सेट ए है उसके अंदर एक एलिमेंट लेट कर लिया, बी के अंदर हमने बोला 1,2, ठीक है, सी के अंदर बोला हमने 1,2,3, हेंस ए बिलोंग्स टू बी, ए तो बिलोंग कर रहा है बी को, ठीक है, एज ए इज इक्वल टू एलिमेंट 1 है, एंड V इज सबसेट ऑफ C। ये बात भी सही है, बट A कभी भी, जो ये A है, क्या ये इसका सबसेट होगा, नहीं होगा, ठीक है। बट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C एज 1 बिलोंग्स टू A एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू C। समझ पा रहे हो। तो ये आपका क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आपने क्या करना है, पहले इस वीडियो को अच्छे से समझ लेना कि हमने क्या क्या पढ़ा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। बट आपको करने तो पड़ेंगे ये सारे पहले। तो आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि एक दिन करा अगले दिन किया ही नहीं। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका सबसेट ऑफ सेट रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के लिए देखो यहाँ पे क्या है, देर आर मैनी इंपॉर्टेंट सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। जैसे आपके पास यहाँ पे देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं, सारे के सारे होते हैं ना। मतलब सारे के सारे क्या, जिसके अंदर आपका फ्रैक्शन आ गया, है ना, और आपके पास जो भी है रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब के सब क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो हमको यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है कि पहली बात तो ये कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को जेड से करते हैं। अब इनके बीच में एक रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन बताना है, देखो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है हमेशा कि नेचुरल नंबर सबसेट होते हैं किसके, जेड के। जेड किसका सबसेट है, क्यू का। अब यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए क्यू क्या होता है। क्यू क्या है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। क्यू इज अ सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होगी होगी क्या, कि जितने भी आपके ये नंबर्स है ये सब के सब किसके सबसेट होने वाले हैं, रियल नंबर के। यानी कि रियल नंबर यहाँ पे कैसे काम करने वाला है, एज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पास नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और दो और इंटरवल हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, पहले आपका ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए बट एक्सक्लूडिंग बी। चौथा है आपका ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल क्या है, देखो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले, आपके पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे 2, 3,
6। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि हमेशा यही होगा लिखा हुआ। बहुत सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि यही होगा, मतलब एग्जाम्पल है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 2,6 लिखा है, तो ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल मतलब जब दोनों ये स्मॉल ब्रैकेट होंगे ऐसे लगे हुए और बीच में कोई नंबर, इनका मतलब क्या हुआ, इनमें ये होता है कि 2 और 6 दोनों को छोड़ के इनके बीच के नंबर्स, इन दोनों को छोड़ के इनके जितने भी नंबर, इनके बीच में जितने भी नंबर्स है वो सब आपको लिखने हैं। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है 2 और 6 और बाहर क्या लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी छोड़ना है, इसको भी छोड़ना है, सिर्फ इनके बीच के नंबर्स। ठीक है, जैसे 2 के बाद क्या आएगा, 3, 4 और 5, ये तो हो गया आपके नेचुरल नंबर। इसके अलावा अगर कोई डेसिमल में भी है बट 2 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, बट 2 और 6 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोज्ड इंटरवल। अब देखो, ये भी ध्यान रखना सिंबल कैसे यूज करने हैं। ओपन इंटरवल के लिए हमेशा ये रहेंगे लगे हुए, दिख रहे हैं, y इज ग्रेटर देन a, b इज ग्रेटर देन y। तो ये किसके लिए है, ओपन इंटरवल के लिए, मतलब a और b दोनों को छोड़ के इनके बीच की वैल्यू को यूज करना है आपने, राइट। इसी तरीके से देखो क्लोज इंटरवल में यहाँ क्या करना है, यहाँ पर a और b को भी इंक्लूड करना है और इनके बीच की जो वैल्यू होगी उसको भी इंक्लूड करना है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हम उसको ग्रेटर और इक्वल वाले सिंबल से, तो देखो जहां पे भी आपको ऐसा दिख जाए कि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो आप कैसे लगाओगे, a इज लेस देन इक्वल्स टू x, b इज लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू को इंक्लूड करना है ना, a को भी इंक्लूड करना है और b को भी इंक्लूड करना है। जैसे हमारे पास ये यहाँ क्या था, 2,6, इसी को मैंने अगर ऐसे लिख दिया 2,6, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 6 को भी लेना है और इन दोनों के बीच की जो वैल्यू होगी वो भी आपको लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे अगर एक साइड आपका हो क्लोज्ड ब्रैकेट, एक साइड है ओपन ब्रैकेट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a बट एक्सक्लूडिंग b। तो इस कंडीशन में क्या करना है, यानी कि ये बात तो क्लियर होगी होगी आपको, जहां पे भी आपको ये स्मॉल ब्रैकेट दिख गया तो o वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, a को तो लेना है, ए को तो लेना है बट बी को नहीं लेना है, लेकिन ए और बी के बीच की जो वैल्यू होगी वो आपको लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट फिर ए कॉमा बी और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, इसमें क्या करना है, ए को छोड़ना है, ए और बी के बीच की वैल्यू लेनी है और बी को भी इंक्लूड करना है। तो देखो a is less than is equals to x but x is less than b, मतलब b को छोड़ना है, b से छोटी वैल्यू को आपको यहाँ पे लेना है। सेम चीज यहाँ पे b को लेना है, a को छोड़ना है। तो ये किसका काम है, ओपन इंटरवल का। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो आपके पास क्या लिखा हुआ, राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल्स, इसको इंटरवल्स में लिखना है। इसके इसने ऊपर क्या हम लिखा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने अभी इंटरवल्स पढ़े। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं देखते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है -4 इज लेस देन x लेस देन इज इक्वल्स टू 6। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे -4, क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है, इसको हमको इंक्लूड नहीं करना है, कॉमा यहाँ पे देखो क्या है, ग्रेटर का सिंबल भी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, और लेस इस इक्वल का भी है, तो हम इसको कैसे करेंगे, -4,6, मतलब इसको इंक्लूड करना है और इसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12
-12 लेस देन एक्स एंड लेस देन -10, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, -12 लेस देन एक्स लेस देन -10, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आप देखिए इक्वल का सिंबल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या करना है, दोनों को एक्सक्लूड करना है। तो -12 कॉमा -10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 0 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 7। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे 0 को इंक्लूड करना है, यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, बड़ा वाला ब्रैकेट और 7 की साइड पे स्मॉल वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो इसको भी लिख के देखते हैं। 0, थर्ड क्वेश्चन है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन 7, यही लिखा था। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारे पास 0 है इसको इंक्लूड करना है और 7 को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 हो गया, सॉरी पार्ट 4। ये क्या बोल रहा है, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको लिखते हैं। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 है, लेस देन इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे जो x है ऐसा लिखने को बोला है इसने, ठीक है। तो देखो दोनों में इक्वल के सिंबल है, तो क्या करना है, 3 को भी इंक्लूड करोगे, 4 को भी इंक्लूड करोगे, समझ गए। अब क्या करना है, इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपके पास इंटरवल में तो दे दिया हो और उसको आपको ऐसे लिखना है रोस्टर फॉर्म में या बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे भाई, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इनको, यानी कि कैसे, ऐसे जैसे यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे इसको इंटरवल में लिखना था, अब इसको इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है। क्या करना है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपके पास लिखा हुआ -3,0, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि दोनों को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो हम इसको लिखेंगे x सच दैट x, इसको हम लिखेंगे x सच दैट x, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बोला हमको, -3,0, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r एंड, और यहाँ पे देखो जो हमारे पास दोनों वैल्यू दे रखी है, इनके बीच में, इनको दोनों में किस में लिख रखा, ओपन ब्रैकेट में लिख रखा है। तो यानी कि क्या करना है, -3 और 0 जो दोनों की दोनों वैल्यू है इनको एक्सक्लूड करोगे। आप कैसे लिखोगे, -3 इज लेस देन एक्स, ठीक है। इसी को अगर वापस लिखना होगा तो जैसे वहां लिखा हुआ भी था ऐसे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला इसने, 6 और 12 है और दोनों को किस में कर रखा है इसने, होल्ड। इसने बोला है कि भाई यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल, तो क्लोज्ड इंटरवल है, तो क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे, 6 इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स एंड x इज लेस देन इज इक्वल टू 12, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना आगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो बचे हैं, थर्ड एंड फिफ्थ, ये दोनों सेम है बट यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे लिख देते हैं 13, ठीक है। इन दोनों को आपने करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट
अब आता है वेन डायग्राम। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। अब इसके लिए आप एक पहले एग्जाम्पल समझिए, ठीक है? कैसे? देखो, अगर आपके पास आपके घर में सब्जियों के ऑप्शंस है, ठीक है? एक का नाम है, आपका नाम ए है, एक का नाम है बी, ये सोच लेना। अब ए जो सब्जी खाता है बोलता है भाई कद्दू खाऊंगा, लौकी खाऊंगा, तोरी खाऊंगा, और और कौन सी सब्जी है जो ज्यादा लोग नहीं खाते? कद्दू, लौकी, तोरी, कोई एक और, आलू लगा दो, ऐसे आलू तो खाते हैं बट फिर भी लिख दिया, ठीक है? और इसके अंदर मैंने बोला गोभी है, लौकी है और आलू है, और एक कोई और ले लो, बैंगन है, ठीक है? अब मैंने बोला कि भाई इन दोनों लोगों में ऐसी कौन सी सब्जी है जो कॉमन है, ठीक है? तो एक तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई एल एल दिख रहा है, यानी कि लौकी है। अब इसको मुझे बताना है कि भाई वेन डायग्राम बनाना जरा इसका। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक सर्कल सा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? ऐसे, ठीक है? इसके अंदर यहाँ पे देखो कौन कौन है भाई, कद्दू है, तोरी है और आलू है। लौकी हमको दोनों जगह दिख रहा, तो लौकी को इधर लिख दो। सेम चीज अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास ए भी तो कॉमन था, ये दोनों लिखे और फिर इसको यहां से ऐसे, ठीक? अब यहाँ पे लिखो जी और बी। अब देखो दोनों में कॉमन कौन कौन था, एल यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, और सॉरी ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एल यहाँ पे भी है, तो एल और ए। तो अब आप देखो, जो ए था, ठीक है, जो आपका ए है और जो आपका बी है, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कुछ सब्जियां शेयर कर रहे हैं। कौन कौन सी सब्जी? लौकी एंड आलू, ठीक? तो इसलिए मैं इसको क्या लिख दूंगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू लौकी एंड आलू, ठीक है भाई? अब आप समझ ही होंगे कि वेन डायग्राम का यूज आप रियल लाइफ में कहाँ करना चाह रहे होंगे। मतलब क्वेश्चंस में तो हम सॉल्व करेंगे ही ना, ये तो हमको पता है कि क्वेश्चंस में ऐसा यूज होगा, बट आप इसको अपने रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आपको कहीं पे कुछ ऐसे शेयरिंग बतानी है, किसका कितना परसेंट है ना? अगर थर्ड पर्सन भी यहाँ पे कोई होता तो आप इसको भी बता सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ दो के लिए, आप तीन के लिए भी बता सकते हो, चार के लिए भी बता सकते हो, ठीक है? तो इसका जो बताने का मेरा जो पर्पस था वो यही था कि आप इसको रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, किसको? वेन डायग्राम को, ठीक है? अभी जो यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे उसमें तो हमने ये यूज करना ही है, बट आपको इसको अगर कभी ऐसा हो कि भाई कुछ तीन लोग हैं, उसमें आपको कुछ शेयरिंग बतानी है, तो आप उसको बहुत अच्छे से वेन डायग्राम के हेल्प से बता सकते हैं कि देख भाई तेरी इतनी शेयरिंग है, और जो कॉमन है देखो यहाँ पे अगर मैंने मान लिया कुछ लिख दिया होता और यहाँ पे कुछ लिख दिया होता, तो देखो ये सब में शेयर हो रही है, यानी कि ये तो सबकी है, और जो ये अलग अलग चीजें आ रही है ये आपके क्या हो जाती, इंडिविजुअल, ठीक है? तो यही हमारा फायदा होता है किसको सीखने का, वेन डायग्राम को सीखने का। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखो, ये बोल रहा है कि ऊपर फिगर में देखना है 1 2 3 10 इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ विच 2 4 6 10 है। तो मतलब ये तो बहुत इजी है, आप इसको देख के यहाँ से बता सकते हो।
क्योंकि आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। अब है आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका था, यूनियन ऑफ सेट्स है ना, और क्या कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। बट यहाँ पे हम इसका थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि भाई डिटेल में इसको कैसे आप सॉल्व करते, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आया तो आपको यूनियन से क्या समझना है। तो देखो जरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है सेट ए, इसके अंदर लिखा हुआ 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास दूसरा सेट है, इसके अंदर लिखा हुआ 1, 2, 5, 9। मैंने बोला कि यहाँ पे लिखो भाई ए यूनियन ऑफ बी, तो कैसे निकालोगे ए यूनियन ऑफ बी? ए यूनियन ऑफ बी कैसे निकलेगा? तो ये निकलेगा आपका, आपने क्या करना है, सारे एलिमेंट देखो ए और बी में 1 से स्टार्ट करना, 1, 2, 3 नहीं है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे यहाँ पे लिख देने हैं। बस ये ध्यान रखना जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 9 भी है और यहाँ पे भी 5 है और 9 भी है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, इसमें कॉमन आ रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं 5, 9 को 2 बार लिख देते हैं, 5, 9, 5, 9, वो गलत है। यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट को देखना है, उनको क्या करना है, कंबाइंड सेट हमने बना देना है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे लिखना है, 1, 2, 3, 3 नहीं है सॉरी, 3 हमारे पास नहीं है, वही एलिमेंट लिखने जो इन दोनों में प्रेजेंट हो। 1 है, 2 है, उसके बाद हमारे पास कौन है, 4 है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है, 8, यस 8 भी है, 9 भी है, ठीक। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्वेश्चन बनेगा वो किसका बनेगा कि भाई इंटरसेक्शन बताओ। तो इंटरसेक्शन के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया था क्या करना है, इंटरसेक्शन के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। और इसमें क्या देखना है, दोनों जो आपके सेट है इनके अंदर देखो कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, सेट ए और बी में। तो देखो यहाँ पे कॉमन कौन कौन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, इधर 9 है, इधर 9, तो इनकी 5, 9, ये आपका क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब मान के चलो इसका आपको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, सेट ए और फिर इधर सेट बी, ठीक है। और इसको किसके अंदर लिख देना है, एक रेक्टेंगल सा बना के, और यहाँ पे लिख देना इसका यूनिवर्सल सेट। अब ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है लिखो, यहाँ पे 4 है, 5 दोनों में कॉमन आ रहा, तो देखो 5 भी इधर लिख दो और 9 भी इधर लिख दो, 4, 5, 6, 7, 8, इधर कौन कौन बचा, 1, 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बन गया, ये इसका क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। यूनियन आपको समझ में आ गया, इसके एग्जांपल मैंने बता दिया आपको। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, ए यूनियन बी बोलो या बी यूनियन ए, दोनों आपस में इक्वल आने वाले हैं। ए यूनियन बी, ठीक। और फिर उसका किसके साथ निकाला आपने, यूनियन सी के साथ। तो आपके पास इसकी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ठीक। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। उसके बाद आपके पास आता है डिसजॉइंट्स ऑफ सेट। डिसजॉइंट्स ऑफ सेट मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, क्या समझाया था,
कि ऐसे सेट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है, ठीक है, और उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा ये आपके पास है। तो ये भी हमने समझ लिया। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये आपको ध्यान रखनी है, किसकी, इंटरसेक्शन की, ए यूनियन बी या बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल। यानी कि जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टीज देखी थी सेम टू सेम यहाँ पे किसकी है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए और ये है बी, तो मैंने बोला ए माइनस बी, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ए और बी में आपको ये देखना कि ए के ऐसे एलिमेंट, देखो यहाँ पे ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1,2,3,4,5,6, और इधर की लिखा हुआ 2,4,5,6,8। तो आपने क्या, जब मैं बोलूंगा ए माइनस बी, ठीक है, तो जो जो एलिमेंट आपके यहाँ पे सेम टू सेम होंगे, देखो 1 इधर था इधर नहीं था तो 1 को यहाँ लिख दिया, 2 इधर था इधर नहीं था तो उसको हटा देना है, यानी कि जो आपके एलिमेंट सेम है उसको हटाना है। तो देखो बी में 2 है, हट गया। फिर 3, इधर 3 नहीं है तो इसका मतलब 3 रहेगा। 5 इधर है इधर नहीं है तो 5 रहेगा। 6 उधर है इधर भी है तो 6 हट जाएगा, ठीक है। 8 सिर्फ उधर में है, तो ऐसा मत लिख देना माइनस का 8 बचेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है कि भाई जब मैं बोलूंगा a माइनस बी करना है तो क्या करना है कि a और b के एलिमेंट को पहले कंपेयर करो, जो जो इसमें कॉमन होंगे उनको हटा देना, जो कॉमन के अलावा एलिमेंट है उसको लिख देना यहाँ पे, ठीक। जैसे 1 2 3 4 5 6 था, इधर था 2 4 6 8, तो इनमें कॉमन कौन कौन आ रहा था, 2 कॉमन था, 4 कॉमन था और 6 भी कॉमन था, तो ये हट जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा 1 3 5, ठीक है। माइनस का 8 मत लिख देना। फिर अगला, अगर मैं इसी को अपोजिट बोलता हूँ b माइनस ए, तो b माइनस 8 के कंडीशन में देखो 2 4 6 8, ये तो दोनों इधर थे, 2 4 6 दोनों, तो सिर्फ कौन बचा b का एलिमेंट 8, यानी कि क्या मतलब हुआ, b माइनस ए का क्या मतलब है कि b के ऐसे एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं है। a माइनस बी से हमको क्या कंक्लूजन मिला कि a के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये इसका क्या बन गया यहाँ पे, वेन डायग्राम। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या करोगे आप, कॉम्प्लीमेंट में हमको ये करना है कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट देखो यहाँ पे U, और आपके पास दिया हुआ A। अब आपसे पूछ रहा फाइंड A डैश, मतलब क्या हुआ, A कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या करना है, U माइनस A कर देना आपने, वो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। मतलब देखो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यहाँ पे है। अब क्या करना है, जैसे हम अभी कर रहे थे ना a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या करना है u माइनस ए, ठीक है, यानी कि u के ऐसे एलिमेंट जो a में प्रेजेंट हो उनको हटा दो। तो u के ऐसे एलिमेंट जो a में प्रेजेंट हो उनको हटा दो, सिर्फ कौन से बचेंगे, जो इसमें नहीं थे, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो 1 2 3, 1 2 नहीं था तो 2 लिख दें यहाँ पे, 1 और 3 दोनों थे, 1 है इसमें भी है तो 1 को हटा दो, 2 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 2 को लिख दिया। 3 देखो दोनों में हट जाएगा, 4 इधर है इधर नहीं है तो 4 रहेगा। 6 देखो, 5 देखो, 5 इधर भी है इधर भी है तो हट जाएगा। 6 इधर है इधर नहीं है तो 6 को लिखो। 8, 8 इधर नहीं है तो 8 लिख दो। 9 देखो दोनों में हट जाएगा तो 10, 10 को लिख दो, क्योंकि 10 इधर नहीं है। तो हमको यहाँ से भी क्या समझ में आ गया कि U के ऐसे एलिमेंट्स जो A में नहीं है वही उसका क्या हो गया, A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी तरीके के आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, क्या है, अगर आपने कोई कॉम्प्लीमेंट निकाला उसका आपने अगेन कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल सेट आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। आपने क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है, जो भी आपके डाउट्स होंगे मेरे को बताना है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जो मेरा बायो है उसमें आपको लिंक मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम के भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो जहाँ पर भी आपको मैसेज करना आप कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और
इन फ्यूचर इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपके लिए प्रोबेबिलिटी में भी अच्छा खासा वेटेज देगा, क्योंकि अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो प्रॉपर्टीज़ में मतलब वहाँ पे आप फंस जाओगे। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा सेट्स का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, आपने सीखा टाइप्स ऑफ सेट्स, सबसेट्स, इंटरवल्स, वेन डायग्राम और सेट्स ऑपरेशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम सेट्स का और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे, ओनली प्रॉब्लम्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने सारे समझ लिए। मैं हूं रमेश, आपका अपना टीचर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद नॉलेज स्प्राउट। थैंक यू सो मच।